हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 13 एसी सर्किट्स और आज हम टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज द एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों, आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू स्टडी करने से पहले हम जानते हैं कि एसी एंड डीसी एग्जैक्टली क्या होता है। तो सबसे पहले एसी डीसी के बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं। एक्चुअली थोड़ा बहुत नॉलेज तो आपको एसी एंड डीसी के बारे में है ही, बट मैं आपको बता देती हूँ। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट एंड एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट, ये इसका फुल फॉर्म है। डायरेक्ट करंट का मतलब क्या होता है? देखो, आज तक जो भी हमने स्टडी किया उसमें हमने देखा कि एक सर्किट हम लोग कनेक्ट करते हैं। ये सर्किट में हम लोग एक पावर सप्लाई देते हैं। वो पावर सप्लाई के फिक्स टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। तो यहाँ पे हमें पता है कि सर्किट में कैसे सप्लाई जाता है, करंट कैसे फ्लो होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। मतलब एक ही डायरेक्शन है करंट की, पॉजिटिव टू निगेटिव। कन्वेंशनल करंट फ्लो की डायरेक्शन हम यही दिखाते हैं। लेकिन आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने वाले हैं दैट इज एसी। ये एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट ऐसा है जो दोनों डायरेक्शन से फ्लो होने वाला है। पॉजिटिव टू निगेटिव भी अल्सो, निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो नहीं होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव ही फ्लो होगा। लेकिन ये इसकी पोलैरिटी चेंज करेगा। मतलब कभी ये टर्मिनल पॉजिटिव निगेटिव रहेगा, कभी ये पॉजिटिव निगेटिव होएगा। मतलब करंट आपको ऐसे भी फ्लो होते हुए दिखाई देगा, ऐसे भी फ्लो होते हुए दिखाएगा। दोनों साइड से करंट फ्लो होता है, तो इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। मतलब करंट फ्लो की पोलैरिटी कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। पहले पोलैरिटी पॉजिटिव थी, फिर निगेटिव हो गई, फिर पोलैरिटी यहाँ की निगेटिव हुई, देन पॉजिटिव हुई। यहाँ कंटिन्यूअसली पोलैरिटी चेंज हो रही है, किसमें? अल्टरनेटिंग करंट में। तो इसको हम ऐसे शो नहीं कर सकते। इसको शो करने का सिंबल जो है वो कुछ ऐसा है। इसको हम इस तरह शो करते हैं, इसको कहा जाता है अल्टरनेटिंग करंट। तो दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों की डायग्राम कैसी होती है, ये भी हम देखते हैं। हमें पता है, हम लोगों ने सेमीकंडक्टर चैप्टर में स्टडी किया था कि जो रेक्टिफायर सर्किट है वो क्या करता है, मतलब जो डायोड हम उसमें यूज करते हैं वो क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो उसमें हमने एक ग्राफ भी देखा था, मैंने आपको बताया था डीसी का ग्राफ कैसा होता है, एसी का ग्राफ कैसा होता है, ये भी हमने कुछ डिस्कस किया है। तो आज मैं वापस वो आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसमें हमने देखा सेकेंड पॉइंट, सिंगल पोलैरिटी एंड पोलैरिटी डू नॉट चेंज। और यहाँ पे हमने देखा कि पोलैरिटी रिवर्स पीरियोडिकली, मतलब पॉजिटिव टू निगेटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, कंटिन्यूअसली पोलैरिटी चेंज हो रही है। ओके, पीरियोडिकली। पीरियोडिकली का मतलब क्या होता है बताती हूँ, डायग्राम ग्राफ निकाल के बताती हूँ। उसके बाद थर्ड पॉइंट आएगा, ये जो है हमें पता है इट इज यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव टू निगेटिव, मतलब ये होगा यूनिडायरेक्शनल। और ये क्या होगा, इट इज बाई डायरेक्शनल करंट। ये यूनिडायरेक्शनल है, ये बाई डायरेक्शनल है। इसमें फोर्थ पॉइंट में आपको ग्राफ बताती हूँ। देखो, ग्राफ बहुत टाइप के हैं, इसके हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। आप लोग डीसी करंट को, ग्राफ इसका आई वर्सेस टी, मतलब टाइम के साथ साथ करंट चेंज हो रहा है तो ग्राफ इसका आई वर्सेस टी रहेगा। तो कभी कभी हम इसको स्ट्रेट लाइन भी दिखा सकते हैं, दैट इज ऑल्सो डीसी। या फिर हमने सेमीकंडक्टर चैप्टर में स्टडी किया था, ग्राफ कुछ ऐसे भी होता है, तो इसको भी हम डीसी बोल सकते हैं। या फिर यहाँ पे हमने देखा ऐसे, ये ऐसा भी ग्राफ हो सकता है इसका। तो अलग अलग नेचर के ग्राफ हैं, इसको भी हम डीसी कहेंगे, इसको भी डीसी कहेंगे। इसको एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो है, दूसरी साइड से करंट फ्लो नहीं है, इसका मतलब इसको हम कहेंगे डीसी, डायरेक्ट करंट। इसका ग्राफ कैसे रहेगा? देखो, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार हो सकता है। मतलब यहां से भी करंट फ्लो होगा, ये हो गया पॉजिटिव टू निगेटिव, वापिस दूसरा साइकिल पॉजिटिव टू निगेटिव, वापिस पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, कुछ इस प्रकार टी और ये आई, ऐसे करंट फ्लो होगा। देन इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं पल्स में, मतलब कुछ इस प्रकार, ऐसा ऐसा ऐसा
ऐसा, ऐसे भी आप लोग इसको दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे ये होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये निगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, निगेटिव, पॉजिटिव, हाफ साइकिल, निगेटिव। यहाँ पे भी सेम, ये पॉजिटिव पल्स, निगेटिव पल्स, पॉजिटिव पल्स, निगेटिव पल्स, पॉजिटिव, निगेटिव। सिमिलरली आप लोग इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, कुछ इस प्रकार। ये होगा पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस एक साइकिल था, दूसरे साइड में साइकिल ही नहीं है, तो इसको हम डीसी कहते हैं। ऐसा क्यों? अल्टरनेटिंग करंट की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारे घर में कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट जैसे कि रेफ्रिजरेटर, तो उनको एसी करंट ही लगता है, अल्टरनेटिंग करंट पे ही वो वर्क करते हैं, डायरेक्ट करंट पे वो वर्क नहीं करते, इसलिए हमें एसी की जरूरत पड़ती है। और अल्टरनेटिंग करंट को हम, आप लोगों को पता है, ट्रांसफार्मर में हमने देखा कि उसको हम लोग उसका वोल्टेज मेंटेन करके, उसका वोल्टेज मैनेज करके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर डिवाइस के लिए कितना रिक्वायर्ड वोल्टेज है उसके हिसाब से हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन डीसी एंड एसी। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल के कॉपी कर सकते हो, आपके बुक में नहीं दिया है तो बेटर रहेगा आप लोग इसको कॉपी कर लो, क्योंकि इसके ऊपर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मान के चलते हैं कि यू हैव अ नॉलेज ऑफ डीसी एंड एसी, दैट्स व्हाई। इसमें कभी कभी आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई इज द एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी। आपको पता है एसी बहुत ज्यादा डेंजरस होता है एज कम्पेयर टू डीसी, तो ऐसा क्यों? तो एसी का जो शॉक है वो अट्रैक्टिव होता है और डीसी का जो शॉक है वो रिपल्सिव होता है, इसकी वजह से एसी जो है वो मोर डेंजरस है देन डीसी। ओके, अब देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसी जनरेटर। वो आपके सिलेबस में से कट कर दिया है, लेकिन आगे का जो टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं उसमें वो जरूरी है, इसलिए मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो बच्चों, जो एसी जनरेटर होता है वो हमें ईएमएफ देता है एंड करंट भी देता है। मतलब ईएमएफ है तो ऑब्वियसली वहां पे करंट रहेगा। तो हमें पता है कि ग्राफ कैसा है, कुछ इस प्रकार होता है ग्राफ। मतलब ये सिनोसॉइडल वेव है। कौन सी वेव है? सिनोसॉइडल वेव। और सिनोसॉइडल वेव का इक्वेशन क्या होता है आपको पता है, जो हमने एसएचएम चैप्टर में स्टडी किया था। सिनोसॉइडल वेव का इक्वेशन होता है, मान लो ये ईएमएफ हमने ई से डिनोट किया, तो ई इज इक्वल टू हमें मिलेगा E0 इंटू साइन ओमेगा टी। तो ये साइन ओमेगा टी जो है ये सिनोसॉइडल वेव है। साइन वेव, साइन मतलब सिनोसॉइडल वेव। और E0 क्या है? E0 मतलब इसको देखो, दो वैल्यूज होती है, एक होती है मैक्सिमम वैल्यू, दूसरी होती है मिनिमम वैल्यू। इसको हम +1 बोलते हैं, इसको आप -1 बोलते हैं। अभी यहाँ पे E0 है तो आप इसको प्लस E0 बोलोगे और यहाँ माइनस E0 बोलोगे। E0 का मतलब पीक वैल्यू, इसी को कहा जाता है, इसके अलग अलग नाम है। इसको पीक वैल्यू भी कहा जाता है, इसको मैक्सिमम वैल्यू भी कहा जाता है, एंड इसका दूसरा नाम और एक है एम्पलीट्यूड। जैसे कि वेव में हम लोग बोलते हैं दैट इज द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, और इसको रेस्ट पोजीशन, मतलब यहाँ पे 0 रहेगा करंट और यहाँ पे मैक्सिमम रहेगा, फिर चेंज होते होते वापस वो यहाँ पे मिनिमम होगा, माइनस मतलब मिनिमम, फिर वापस बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम तक जाएगा, फिर वापस मिनिमम तक जाएगा, ऐसे वो चेंज होते रहता है। और साइन ओमेगा टी क्या है यहाँ पे? दिस वेव इक्वेशन। मतलब टाइम के साथ साथ, ये ओमेगा टी बता रहा है हमें, टाइम के साथ साथ आपका जो करंट है, नहीं यहाँ पे ईएमएफ है, टाइम के साथ साथ जो ईएमएफ है वो चेंज हो रहा है। 0 सेकेंड पे यहाँ पे था, t/2 पे यहाँ पे, t पे यहाँ पे, 3t/2 पे यहाँ पे, वापस 2t पे यहाँ पे, ऐसे कंटिन्यूअसली टाइम के साथ साथ हमारा ईएमएफ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, ऐसे उसका मीनिंग है। सिमिलरली करंट के लिए भी हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। आई की मतलब करंट की भी वेव कुछ ऐसी ही रहेगी, सेम इसी तरह सिनोसॉइडल वेव ही, अल्टरनेटिंग करंट को हम ऐसे ही शो करते हैं। इसको भी एक मैक्सिमम वैल्यू है, इसको भी एक मिनिमम वैल्यू है, और वो कंटिन्यूअसली टाइम के साथ साथ चेंज कर रही है। आया समझ में? उसके बाद देखो, ये जो यहाँ पे फेज डिफरेंस भी लेते हैं हम लोग, फेज एंगल बोलते हैं हम उसको। तो कभी कभी हम लोग इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखते हैं, वहां आगे जाके फेजर पॉइंट में हम लोग वो स्टडी करने ही वाले हैं, प्लस अल्फा, ऐसे उसको बताया जाता है। तो I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। यहाँ पे अल्फा जो है, अल्फा इज नथिंग बट द फेज डिफरेंस। अल्फा को क्या कहा जाता है? फेज डिफरेंस। तो ये आगे जाके हम देखने ही वाले हैं। और ओमेगा टी यहाँ पे एंगल है, ठीक है।
तो ये होता है ईएमएफ एंड करंट बाय यूजिंग एसी जनरेटर। आप लोगों को ये ईएमएफ मिलेगा। अगर मेजर करना है तो आप E0 साइन ओमेगा टी यूज़ करोगे, आई के लिए I0 साइन ओमेगा टी यूज़ करोगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वही हमारे टॉपिक का नाम है, दैट इज एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू। तो बच्चों एवरेज वैल्यू मतलब क्या होता है, देखो अभी हमने स्टडी किया कि जो करंट है वो करंट होता है I0 साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे हमने साइकिल देखा, वो साइकिल में करंट कंटिन्यूअसली वेरिएबल है, राइट। डीसी में क्या होता था, डीसी में अगर आपको बोला जाए कि करंट चेक करो कितना है तो आप तुरंत बता देते हैं एमीटर लगा के, वोल्ट मीटर लगा के, करंट इतना इतना है, वोल्टेज इतना इतना है। क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट था, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली वैल्यू चेंज हो रही है। कभी वो 0 है, कभी 0.1 है, कभी 0.2 है, फिर मैक्सिमम 1 है, देन वापस वो कम हो रही है। तो अगर आपने वैल्यू मेजर भी की तो वो दूसरे सेकंड में आपको अलग वैल्यू दिखाई देगी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम लोग एवरेज वैल्यू निकालेंगे। जैसे हम एवरेज डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, वैसे हम लोग एवरेज करंट निकालेंगे और उसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं। तो देखते हैं फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है, इंपॉर्टेंट है, बट इसमें आपको इंटीग्रेशन का यूज बहुत ज़्यादा करना है। तो जिनका मैथ्स नहीं उनको प्रॉब्लम हो सकती है, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं। तो मैं जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे बताते जाऊँगी, वो फॉर्मूले थोड़े लर्न कर लो और उस हिसाब से उसको अप्लाई करो। बच्चों ये टॉपिक स्टडी करने से पहले हम पिक वैल्यू की डेफिनेशन एक बार स्टडी कर लेते हैं। पिक वैल्यू जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो ग्राफ है इसमें ये जो मैक्सिमम वैल्यू है या फिर मिनिमम वैल्यू है आइदर डायरेक्शन में, उसको हम क्या बोलते हैं, पिक वैल्यू। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे, देखो डेफिनेशन बहुत बार इसकी पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट और ईएमएफ इन आइदर डायरेक्शन, चाहे वो हाफ साइकिल का हो, नीचे का ऊपर का हाफ साइकिल हो, चाहे वो क्रेस्ट हो, चाहे वो ट्रफ का हाफ साइकिल हो, उसका जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगा करंट का या फिर ईएमएफ का इन अदर डायरेक्शन, उसको हम क्या कहते हैं, पिक वैल्यू कहते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे करंट का फॉर्मूला आपको पता होना बहुत जरूरी है। I इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो मान लो हमने एक छोटा सा चार्ज लिया, मतलब आपने dq जितना चार्ज लिया, तो I इज इक्वल टू डी आई, मान लो ये डी आई है, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, dq बाई dt आएगा। छोटे से चार्ज के लिए हम लोग पहले निकालेंगे और मैंने आपको बोला ये छोटे से चार्ज का इतना सा करंट है। अभी आपको टोटल करंट निकालना है, तो टोटल करंट निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, I लिखोगे, I को इंटीग्रेट करोगे, मतलब जितने भी छोटे छोटे डी आई है, देखो मान लो ये करंट है, ये करंट का मैंने छोटा सा पॉइंट लिया, दैट इज डी आई। फिर ये भी रहेगा इसका DI1, DI2, DI3, DI4, DI5 एंड सो ऑन। तो अगर मैंने पूछा टोटल करंट निकालो तो आप क्या करोगे, इन सबको ऐड करोगे। ऐड करना ही मतलब क्या करना, इंटीग्रेट करना। तो मैंने अगर आपको टोटल करंट I पूछा तो आपने क्या किया, इन सभी DI का एडिशन किया, मतलब इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करोगे किसका, DI का, तो DI का इंटीग्रेशन क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DQ डिवाइड बाय DT, ऐसे आएगा, ठीक है। अब मान लो इंटीग्रेशन DT, अब मान लो यहाँ पे ये DI की जगह पे मैंने I लिखा, तो I इज इक्वल टू आपको क्या फॉर्मूला मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ DQ डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ DT। अगर ये इंटीग्रेशन हमने इस साइड शिफ्ट किया तो आपको क्या मिलेगा, DQ का फॉर्मूला क्या मिलेगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ DQ इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ I dt, ये फॉर्मूला मिलेगा आपको। मतलब DQ का फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेशन ऑफ I dt, और इसका यूज करके आपको अगर एवरेज वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे निकालोगे वो मैं आपको बताती हूँ। पहले इतना याद रखो, यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन कॉपी करो, ये बाद में मैं बताने ही वाली हूँ। तो बच्चों एवरेज वैल्यू की डेफिनेशन देखो क्या है, एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ AC इज द एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ द वोल्टेज और करंट ओवर 1/2 साइकिल। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज ये होता है कि 1/2 साइकिल ही क्यों। देखो ये 1 साइकिल है, ये 2 साइकिल है, तो ये 1 का ये एक हाफ साइकिल हुआ, ये दूसरा हाफ साइकिल हुआ, तो ये एक हाफ साइकिल का ही हम लोग एवरेज निकालने वाले हैं। ये पूरे फुल साइकिल का एवरेज हम लोग नहीं निकालेंगे, हम बस हाफ साइकिल का निकालेंगे। क्यों, जब डेरिवेशन करेंगे तब आपको समझ में आएगा क्यों हमने ऐसे कहा।
बस फिलहाल इतने डेफिनेशन याद रखो। एवरेज और मीन वैल्यू मतलब वही वैल्यू होती है एसी की जिसका एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ द वोल्टेज और करंट ओवर ऑफ 1/2 साइकिल। एक हाफ साइकिल में सभी वैल्यूज का एवरेज निकालना, उसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ, चाहे ईएमएफ हो या फिर करंट हो। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसका डेरिवेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों सबसे पहले देखो एवरेज वैल्यू को ऐसे डिनोट किया जाता है आई, कुछ इस प्रकार। ओके, ये होती है एवरेज वैल्यू। अब एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू डिवाइड बाय टी होता है। मान लो मैंने छोटा सा करंट लिया, मतलब छोटा सा चार्ज रहेगा डी क्यू बाई डी टी। तो यहाँ पे डी क्यू इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, आई इंटू डी टी मिलेगा। तो अगर मुझे टोटल करंट निकालना है, टोटल करंट निकालना है तो हम टोटल चार्ज लेंगे, मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे किसका, डी क्यू का। दैट इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी मिलेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर मुझे एवरेज वैल्यू लेनी है तो एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, हम क्या करेंगे, ये डी क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब सभी जितने भी साइकिल है, हाफ साइकिल या फुल साइकिल में जितना भी चार्ज है उसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, क्योंकि आई का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई टी। तो अगर मैंने इसका एवरेज वैल्यू निकाला तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी आएगा, तो टोटल चार्ज और टोटल टाइम हमें मिलेगा। बट यहाँ पे हमने देखा कि I इज इक्वल टू, ये डी क्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी है, डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, किसका फॉर्मूला है, एवरेज वैल्यू का। बट अभी तक मैंने आगे का फॉर्मूला स्टडी नहीं किया सिनोसॉइडल वेव के लिए, बट ये फॉर्मूला यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर कोई भी वेरिएबल है जो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है तो उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मतलब मान लो कोई एक्स वेरिएबल है, एक्स टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है तो हम लिखेंगे एक्स डी टी डिवाइड बाई डी टी। मान लो ईएमएफ है जो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है तो आप लिखोगे ई डी टी डिवाइड बाय डी टी। वैसे यहाँ पे आई करंट है जो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है तो आप लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी डिवाइड बाय, इंटीग्रेशन डालना मत भूलो, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ओके, ऐसे ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम डेरिवेशन के लिए यूज़ करने वाले हैं। और जो मैं बता रही हूँ उसको नोट डाउन करते चलो, आपकी बुक में बहुत ज़्यादा शॉर्टकट दिया है, आपको समझ में नहीं आएगा तो बेटर रहेगा सभी स्टेप्स को लिख लो। ओके, तो देखो बच्चों हमने डेफिनेशन में स्टडी किया कि एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ साइकिल। तो पहले मैं आपको फुल साइकिल का एवरेज वैल्यू निकाल के बताती हूँ। एवरेज वैल्यू ऑफ फुल साइकिल क्या आएगा देखो, एवरेज वैल्यू, स्टेप बाय स्टेप लिखते जाओ। फुल साइकिल, फुल साइकिल का एवरेज वैल्यू क्या आएगा देखो, आई का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज इक्वल टू आई जीरो इंटू साइन ओमेगा टी। ऑलरेडी मैंने एसी जनरेटर में आपको बताया था, आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। इसका मैं एवरेज वैल्यू लिखना चाहती हूँ तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू हम लिखेंगे, मैंने क्या बोला, क्या लेना है, इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, आई डी टी डिवाइड बाय डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो यहाँ पे आई डी टी का फॉर्मूला क्या है वो पुट कर दो। फुल साइकिल है मतलब टाइम कितना आएगा देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम कितना आएगा, फुल साइकिल के टाइम कितना होता है, ये जीरो, यहाँ पे टी बाई टू होता है एंड यहाँ पे टी होता है। तो फुल साइकिल के लिए टाइम कितना है, जीरो से लेके टी तक। तो हमें यहाँ पे देना है इंटीग्रेशन जीरो से टी तक, यहाँ पे भी जीरो से टी तक, फुल साइकिल है ना इसलिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जीरो से लेके टी, आई का फॉर्मूला क्या है, आई जीरो साइन ओमेगा टी, आई की जगह पे मैंने ये फॉर्मूला पुट किया, इनटू ये डी टी एज इट इज रहेगा, डिवाइड बाय इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी डी टी। इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी डी टी कितना आएगा, ये टी आएगा क्योंकि यहाँ टोटल टाइम कितना है, टी जितना, तो इसकी जगह पे हम लोग टी लिख सकते हैं। ऊपर से ये आई जीरो जो है वो कांस्टेंट टर्म है, उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं, इस आई जीरो को बाहर निकाल लेते हैं। तो आई जीरो इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टी साइन ओमेगा टी डी टी डिवाइड बाय ये कैपिटल टी आएगा, ठीक है। तो आई जीरो डिवाइड बाई टी और ये इसका इंटीग्रेशन, तो ये आई जीरो एंड टी दोनों भी टर्म्स कांस्टेंट है, उसको आप साइड में ले सकते हैं। बस आप इंटीग्रेट किसको करोगे, साइन ओमेगा टी को। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैं बताऊंगी, वो आप लोग याद रखोगे। सो दिस इज आई
इज इक्वल टू आई जीरो डिवाइड बाई टी साइड में ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टी किसका आएगा, सिर्फ साइन ओमेगा टी डी टी का आएगा। साइन का जो इंटीग्रेशन है वो होता है माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, साइन का माइनस कॉस होता है। ऑलरेडी मैथ्स में स्टडी किया है, बट नहीं पता होगा तो याद रखो आई जीरो टी, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाय ओमेगा। ये माइनस कॉस ओमेगा टी, सिर्फ टी रहता तो हम लोग टी ही लिखते, बट हमें इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ओमेगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाय ओमेगा, और लिमिट लगा दो 0 से लेके टी तक। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, आई जीरो डिवाइड बाई टी इन ब्रैकेट, ये ओमेगा जो है कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लो। अब माइनस कॉस ओमेगा, इस टी की जगह पे एक बार आप लोग टी पुट करोगे, ठीक है, ये टी पुट करोगे, माइनस कॉस ओमेगा, इस टी की जगह पे एक बार आप लोग 0 पुट करो, क्योंकि उन्होंने लिमिट दे के रखा है, राइट। देखो एक बार हमने इस टी की जगह पे टी पुट किया, माइनस लिया, माइनस कॉस एज इट इज रखा, वापिस एक बार ये टी की जगह पे हमने 0 पुट किया। ये सब मैथ्स का पार्ट है। सो दिस इज आई इज इक्वल टू आई जीरो डिवाइड बाई टी इंटू ओमेगा इन ब्रैकेट, ये माइनस कॉस ओमेगा टी एज इट इज रहेगा, और एंड ये प्लस कॉस 0 बनेगा डायरेक्टली, ओके। अब देखो यहाँ पे ओमेगा जो है, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय टी, ऑलरेडी हमने SHM में स्टडी किया है। एंड टी का फॉर्मूला क्या आएगा फिर, 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये दोनों फॉर्मूलेज हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एवरेज वैल्यू फॉर फुल साइकिल, करंट का एवरेज वैल्यू निकालना है फुल साइकिल के लिए। तो आई इज इक्वल टू क्या आएगा, आई जीरो डिवाइड बाय टी इंटू ओमेगा की जगह पे आप क्या पुट करोगे, 2 पाई बाय टी, ब्रैकेट में माइनस कॉस ओमेगा की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 2 पाई बाय टी, ओके। तो देखो ये ओमेगा की जगह पे मैंने पुट किया, टी की जगह पे टी एज इट इज रहेगा, प्लस कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1। अब देखो ये टी एंड ये टी दोनों कैंसल, सिमिलरली यहाँ पे टी एंड टी दोनों कैंसल, तो यहाँ पे बस cos 2 पाई बचा। cos 2 पाई मतलब क्या होता है, cos 2 पाई की वैल्यू होती है 1, राइट ना, 0 cos 0 1 है, एंड 2 पाई उसका को टर्मिनल एंगल, मतलब उसकी भी वैल्यू 1 ही रहेगी। सो आई इज इक्वल टू यहाँ पे रहता है आई जीरो डिवाइड बाई 2 पाई इंटू ये cos 2 पाई की वैल्यू बनेगी 1, यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, तो देखो ये -1 + 1 0, तो ये पूरा टर्म हमें क्या मिलता है 0। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो ऊपर की जगह पे हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव। अगर मैंने यहाँ +1 लिया और यहाँ -1 लिया, तो इसका एवरेज कितना आ रहा है +1, इसका एवरेज कितना आ रहा है -1, दोनों को ऐड करो कितना आएगा +-1, इट बिकम्स 0। तो फुल साइकिल का एवरेज हमेशा कितना आता है 0 आता है, क्योंकि हाफ पॉजिटिव है हाफ नेगेटिव है, तो दोनों का एडिशन करोगे तो 0 ही आएगा। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू इज नथिंग बट द एवरेज ऑफ हाफ साइकिल। हाफ साइकिल का ही लेते हैं हम लोग, फुल साइकिल का नहीं लेते। ये जरूर कॉपी करो, इसके बाद में आपको हाफ साइकिल का निकाल के बताती हूँ। तो हाफ साइकिल का एक फॉर्मूला है, वो भी हम लोग देखेंगे, पहले इसको कॉपी कर लो। अब देखते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ साइकिल। हाफ साइकिल के लिए टाइम क्या था, देखो सेम प्रोसीजर रहेगा, बस टाइम चेंज होगा। मैंने बोला 0, यहाँ पे है t/2, यहाँ पे है t, तो हाफ साइकिल के लिए 0 से लेके t/2 तक ऐसे उसका एवरेज रहेगा। तो एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ साइकिल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ i dt 0 to t/2 डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 to t/2, ओके। यहाँ पे फॉर्मूला पुट करो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to t/2, क्या फॉर्मूला बताया था, I0 sin ओमेगा t इंटू dt, सेम प्रोसेस है, बस टाइमिंग चेंज हुआ है, 0 to t/2 dt। तो ये तो I0 एंड t दोनों हमने साइड में ले लिए थे, सेम उसी तरह साइड में लेंगे, I0 डिवाइड बाय t, ये टोटल टाइम बनेगा। टोटल टाइम यहाँ पे क्या बनेगा t/2, यहाँ पे t नहीं है अभी t/2 है, तो ये t/2 बनेगा, इंटू इंटीग्रेशन 0 to t/2 साइन ओमेगा t dt। तो ये क्या बनेगा, देखो
इट इज एवरेज वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू 2I0 डिवाइड बाय टी। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाय ओमेगा, मैंने बाहर ले लिया ओमेगा, इनटू सॉरी यहाँ पे लिमिट लगा दो 0 से लेके t/2 तक। तो यहाँ पे एक बार t की जगह पे हम पुट करेंगे t/2, एक बार 0, तो आएगा i इज इक्वल टू 2I0 डिवाइड बाय t इंटू ओमेगा, इंटीग्रेशन निकाल दिया। अब यहाँ माइनस कॉस ओमेगा टी, सॉरी दिख नहीं रहा आपको, माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह पे एक बार t/2 पुट करो, ओमेगा इंटू t/2 माइनस कॉस 0 कंप्लीट। अब क्या आएगा देखो, i इज इक्वल टू 2I0 डिवाइड बाय टी ओमेगा, एज इट इज रहने दो, यहाँ पे माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन 2 माइनस प्लस कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। अब देखो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 2π/t, तो i इज इक्वल टू 2I0 एज इट इज रहेगा डिवाइड बाय t इंटू 2π/t ब्रैकेट में माइनस कॉस ओमेगा की जगह पे 2π/t इंटू ये t/t 2 साइड में ले लो प्लस 1, यहाँ t कैंसिल होगा, 2 कैंसिल होगा, यहाँ t कैंसिल होगा। i इज इक्वल टू 2I0, यहाँ का 2 भी कैंसिल होगा, तो यहाँ पे बस बचेगा I0 डिवाइड बाय पाई इन ब्रैकेट माइनस कॉस पाई प्लस 1। तो क्योंकि ये सब कैंसिल हो गए, बस पाई बचा। कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। सो I इज इक्वल टू I0 अपॉन पाई एज इट इज रहेगा, एंड कॉस 180 की वैल्यू आप पुट करोगे -1 प्लस 1, तो ये बनेगा माइनस प्लस 1 + 1 2I0 डिवाइड बाय पाई। तो एवरेज वैल्यू आपको क्या मिल रही है, दैट इज 2I0 डिवाइड बाय पाई, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसका, फॉर हाफ साइकिल। फुल साइकिल के लिए क्या होता है 0, एंड हाफ साइकिल के लिए होता है 2I0 बाय पाई। इसको और भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो देखो बच्चों, हमने डेरिवेशन देखा, i इज इक्वल टू क्या होता है, I0 2I0 डिवाइड बाय पाई। अगर मैंने 2 डिवाइड बाय 3.14 किया पाई की वैल्यू पुट करके एंड I0 लिखा, तो मुझे एवरेज वैल्यू क्या मिलती है, दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 3.14। इसका अगर हमने कैलकुलेशन किया तो वो हमें मिलता है 0.637, कितना 0.637 इंटू I0। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये भी यूज कर सकते हो, दोनों का कैलकुलेशन कांस्टेंट वैल्यू मिल जाती है। तो देखो बच्चों, जो I एवरेज है वो आपको मिल रहा है 0.637 I0, एंड अगर आपको EMF पूछा जाए तो EMF भी सेम रहेगा, एवरेज EMF इज इक्वल टू 0.637, बस अभी I0 की जगह पे बन जाएगा E0। तो ये दोनों भी फॉर्मूले इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आया समझ में, ये करंट के लिए, एवरेज करंट के लिए, एंड इट इज एवरेज EMF के लिए। उसके बाद देखो बच्चों, आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन देखो क्या है, एक्सप्लेन व्हाई मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट आर नॉट यूज्ड टू मेजर अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज, प्रोवाइड एन अल्टरनेट सोल्यूशन। कि जो एक्सटर्नल एमीटर एंड करंट वोल्ट मीटर होते हैं, जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हमने स्टडी किया है, कहाँ पे, कौन से चैप्टर में हमने स्टडी किया, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने स्टडी किया। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को हम लोग एज अ एमीटर एंड एज वोल्ट मीटर यूज करते हैं। तो उसमें वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को हम लोग AC अल्टरनेटिंग करंट मेजर करने के लिए यूज नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकते, तो बच्चों देखो, जो एमीटर एंड वोल्ट मीटर होते हैं वो हम लोग DC करंट के लिए, मतलब जो स्टेडी करंट होता है, कांस्टेंट करंट होता है, उसके लिए ही यूज करते हैं। अगर आप अल्टरनेटिंग करंट मेजर करने के लिए उसको यूज करोगे तो वो डायरेक्टली हमें क्या दिखाएगा, 0 करंट दिखाएगा। क्योंकि हमने देखा हाफ साइकिल के लिए वो करंट है, लेकिन फुल साइकिल में वो डायरेक्टली क्या दिखाता है, 0। और ये क्या करता है, एवरेज दोनों साइकिल का लेता है, तो उसमें हमें कितना करंट मिलता है, 0 ही करंट मिलता है। क्योंकि वो DC कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट वोल्टेज मेजर करने के लिए ही हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, देखो,
इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिखोगे, अ मूविंग कॉइल एमीटर एंड वोल्ट मीटर मेजर द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट रिस्पेक्टिवली। ये हम लोग एवरेज वैल्यू मेजर करने के लिए ही यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट, द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट वोल्टेज ओवर अ फुल साइकिल इज 0। हमने देखा कि फुल साइकिल का जो एवरेज वैल्यू है वो कितना है, 0 है। तो नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग लिखोगे थर्ड पॉइंट, therefore the moving coil instrument cannot be used to measure the alternating current and voltage as they would record 0। क्योंकि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है वो हमें क्या दिखाते हैं, 0 करंट ही दिखाते हैं। So to measure these quantities, a property which does not depend upon the changes in direction of alternating current or voltage should be used। So heating effect depends upon the square of the current। हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला है I स्क्वायर RT। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्क्वायर ऑफ द करंट के ऊपर। हेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ये अभी आप लोग याद रखो, मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको इसको डिटेल में बताती हूँ कि हीटिंग इफेक्ट का यहाँ पे क्या रोल है। सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सो दस द इंस्ट्रूमेंट हुज वर्किंग इज बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर यूज्ड टू मेजर द अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट हम लोग लेंगे जो हीटिंग इफेक्ट के ऊपर बेस्ड करेगा, जिसका वर्किंग जो है वो हीटिंग इफेक्ट के ऊपर बेस्ड करता है। तो ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि इससे हीट जनरेट होगी। तो देखो, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला क्या है, I स्क्वायर RT। तो इसमें I स्क्वायर में चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, पॉजिटिव हाफ साइकिल हो निगेटिव हाफ साइकिल, दोनों प्लस बन के आएंगे। इसलिए हम लोग हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड वर्किंग वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वही यूज करेंगे, वही हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो उसी को कहा जाता है RMS, मतलब रूट मीन स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे एवरेज वैल्यू मेजर नहीं करते, हम क्या मेजर करते हैं, रूट मीन स्क्वायर ऑफ एवरेज वैल्यू मेजर करते हैं। तो इसके लिए हमें पता होना बहुत जरूरी है कि RMS वैल्यू क्या होती है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसको हम हीटिंग इफेक्ट में कैसे अप्लाई करते हैं। तो देखते हैं रूट मीन स्क्वायर। तो बच्चों देखो, पहले थोड़ी थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट एग्जैक्टली है क्या। तो मान लो हमने यहाँ पे एक सर्किट लिया, ये सर्किट को मैंने एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया R, और जब इसमें से करंट पास होगा तो ऑब्वियसली ये रेजिस्टेंस में हीट प्रोड्यूस होती है। हीट कितनी प्रोड्यूस होती है, I स्क्वायर RT। तो यहाँ पे हमें सेम अमाउंट ऑफ हीट लेनी है, सेम हीट किसके सेम अमाउंट ऑफ हीट कैन बी प्रोड्यूस्ड फॉर सेम रेजिस्टेंस एंड फॉर सेम टाइम। किसके सेम, लेकिन बाय पासिंग अ स्टेडी करंट ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। देखो, मतलब हम एसी की, स्टेडी मतलब क्या, डीसी करंट में जितनी हीट जितने रेजिस्टेंस के लिए जितने टाइम के लिए प्रोड्यूस होगी उतनी ही हीट हम लोग यहाँ पे एसी में लेंगे, और उसी को बोला जाता है रूट मीन स्क्वायर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। डीसी में जितनी हीट जितने रेजिस्टेंस के लिए जितने टाइम के लिए प्रोड्यूस हो रही है उतनी ही हीट यहाँ पे एसी में कितनी प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो सिंपल डेफिनेशन है इसकी। सो द डेफिनेशन देखो बच्चों क्या है, इसको नोट डाउन जरूर करो। द सेम क्वांटिटी ऑफ हीट कैन प्रोड्यूस्ड इन द सेम रेजिस्टेंस इन द सेम टाइम by passing a steady current of constant magnitude called as effective value। देखो, रूट मीन स्क्वायर के तीन टाइप से इसको बोला जाता है। इफेक्टिव वैल्यू भी बोला जाता है, वर्चुअल वैल्यू भी बोला जाता है, RMS वैल्यू, 3 नाम है उसके। तो उसी को कहा जाता है इफेक्टिव वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए। तो RMS मतलब क्या, देखो, स्क्वायर मीन रूट। स्क्वायर मीन रूट मतलब क्या, पहले स्क्वायर करो I का स्क्वायर किया, उसका मीन करो मतलब एवरेज, उसका एवरेज करो एंड देन उसका स्क्वायर रूट लो। ओके, इसको कहा जाता है स्क्वायर मीन एंड रूट, मतलब रूट मीन स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या, देखो, सबसे पहले हम स्क्वायर करते हैं। तो आपको पता है I स्क्वायर, I का फॉर्मूला क्या था, I0 sin ओमेगा t, राइट।
तो अगर मैंने इसका स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। तो आई स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा, हमें स्क्वायर करना है, तो आई स्क्वायर का फॉर्मूला होगा I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब हम क्या निकालेंगे, इसका स्क्वायर हो गया, अब मीन निकालो मतलब एवरेज। तो एवरेज ऑफ आई स्क्वायर क्या आएगा, आपको पता है क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन लेते हैं। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 to t, ये फुल साइकिल के लिए ही रहेगा क्योंकि यहाँ आई स्क्वायर है तो माइनस भी प्लस होगा, प्लस भी प्लस ही रहेगा दोनों का, क्योंकि स्क्वायर में जाने के बाद कौन सी भी वैल्यू पॉजिटिव बन जाती है। तो ये बनेगा आई स्क्वायर डी टी डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t इंटू डी टी। तो यहाँ आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, क्या है आई स्क्वायर की वैल्यू, सो आई स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to t आई स्क्वायर मतलब I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइड बाय इसका इंटीग्रेशन, इसका टोटल इंटीग्रेशन क्या रहेगा, दैट इज t। इसमें I0 कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालो, दोनों सेम प्रोसेस है, बस यहाँ इंटीग्रेशन थोड़ा चेंज होगा। 0 to t साइन स्क्वायर, यहाँ dt रह गया, साइन स्क्वायर ओमेगा t इंटू डी टी, सो दैट इज इक्वल टू I0 स्क्वायर डिवाइड बाय t। तो यहाँ देखो 0 to t एज इट इज रखो, लेकिन साइन स्क्वायर का डायरेक्टली इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें पता नहीं है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, उसका एक फॉर्मूला है इसमें ट्रिग्नोमेट्री में, वो फॉर्मूला हम पुट करेंगे, मतलब मैथ्स में हम लोग यूज करते हैं वो फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला देखो क्या है, वो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2। ये एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, जिनका मैथ्स उनको पता होगा, जिनको पता नहीं वो लोग याद कर लो। सो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इसकी जगह पे हम लोग पुट करते हैं ये फॉर्मूला, क्योंकि डायरेक्टली हम इसका इंटीग्रेशन नहीं ले सकते, इसका फॉर्मूला नहीं है इंटीग्रेशन में। 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 इंटू डी टी। ओके, तो ये है फॉर्मूला। अब देखो यहाँ 2 भी कांस्टेंट है, उसको आप बाहर निकाल सकते हैं, तो उसको आप बाहर निकाल लो, डेरिवेशन थोड़ा बड़ा है। तो इंटीग्रेशन मीन ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू I0 स्क्वायर इज इक्वल टू डिवाइड बाय ये 2 बाहर आया मतलब 2t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t, पहले ये क्या रहेगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। अब इंटीग्रेशन दोनों को सेपरेट करो, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू I0 डिवाइड बाय 2t इंटू इंटीग्रेशन सेपरेट कर लो, इंटीग्रेशन 0 to t 1 dt माइनस इंटीग्रेशन 0 to t cos 2 ओमेगा t dt। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू t, इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, t रहेगा। सो आई स्क्वायर इज इक्वल टू I0 स्क्वायर डिवाइड बाय 2t इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt, इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, दैट इज t माइनस cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय, जैसे हमने ओमेगा से डिवाइड किया था यहाँ 2 ओमेगा, क्योंकि यहाँ 2 ओमेगा है, और ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके t तक दोनों का इंटीग्रेशन। ठीक है, लिमिट हमें पुट करना होगा। तो एक बार हम क्या करेंगे, 2 ओमेगा से पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, आई स्क्वायर इंटू दैट इज इक्वल टू I0 स्क्वायर डिवाइड बाय 2t इन ब्रैकेट 2 ओमेगा टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 ओमेगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके t तक। ओके, ये 2 ओमेगा कॉन्स्टेंट टर्म है, उसको बाहर ले लो, तो इसको अगर मैंने बाहर लिया तो क्या होगा, I0 स्क्वायर डिवाइड बाय 2t इंटू 2 ओमेगा इन ब्रैकेट 2 ओमेगा। देखो एक बार हम लोग क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे, t की जगह पे t माइनस साइन 2 ओमेगा, इस t की जगह पे हम t पुट करेंगे, एंड एक बार इस t की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो यहाँ 0 पुट करने के बाद क्या होगा, 0, और ये भी क्या बनेगा, 0 बनेगा, साइन 0 0 ही रहेगा, तो ये पूरा टर्म हमें 0 मिलेगा 0 पुट करने के बाद। 2 ओमेगा बाहर गया, तो 2t की जगह एक बार t पुट किया, इस t की जगह एक बार t पुट किया, माइनस एक बार 0 0, तो ये 0 0 माइनस 0 0, तो पूरा टर्म 0। ये 2 2 जा क्या बनेगा, 4 बनेगा। I0 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 ओमेगा t इंटू 2 ओमेगा t माइनस, अब देखो इस ओमेगा की जगह पे हम लोग
फॉर्मूला पुट करेंगे। एक मिनट, पहले इसको लिख लो आप लोग, फिर मैं बताती हूँ। आई थिंक मुझे बोर्ड रफ करना पड़ेगा। अब क्या करो, इस साइड का जो है उसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, मैं इसको रफ करने जा रही हूँ। तो देखो बच्चों, ओमेगा का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज 2π/t। तो हर एक ओमेगा की जगह पे 2π/t पुट कर दो, तो क्या होगा, I² इज इक्वल टू I0² डिवाइड बाय 4 इंटू 2π/t इंटू t, इस ओमेगा की जगह पे, इस ओमेगा की जगह पे, इस ओमेगा की जगह पे, इन ब्रैकेट 2 इंटू 2π/t इंटू t माइनस साइन इंटू 2 इंटू 2π/t इंटू t ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, तो यहाँ पे देखो ये t कैंसिल, ये t कैंसिल, ये t कैंसिल। I² इज इक्वल टू I0² डिवाइड बाय यहाँ 4 2 जा 8π होगा, इन ब्रैकेट 2 2 जा 4π माइनस साइन 4π ब्रैकेट कंप्लीट। साइन 4π की वैल्यू होती है 0, क्योंकि 4π किसका को टर्मिनल है, 0 का, और साइन 0 की वैल्यू 0, तो 4π की वैल्यू 0। सो I² इज इक्वल टू I0² डिवाइड बाय 8π रहेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, फिर 4π बचेगा। तो ये पाई कैंसिल, 4 2 जा 8, दैट इज इक्वल टू I0² डिवाइड बाय 2। तो देखो यहाँ पे हमें I² उसका एवरेज क्या मिला, I0² डिवाइड बाय 2, बट हमें चाहिए RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर। तो हमने रूट स्क्वायर लिया, मीन लिया, अब क्या बाकी है, रूट बाकी है। तो इसका रूट करो, I0² क्या आएगा इसका रूट, दैट इज इक्वल टू, इसका भी स्क्वायर रूट होगा I0² डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो 0 स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, यहाँ पे बचेगा I0 डिवाइड बाय रूट 2। तो IRMS आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, I0 उसका स्क्वायर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, I0 डिवाइड बाय रूट 2। तो ये हमें मिला RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, इसको पहले कॉपी कर लो, उसके बाद मैं आपको इसका हीट प्रोडक्शन कैसे होता है, हीट का फॉर्मूला भी बताऊंगी रूट मीन स्क्वायर के, लेकिन ये ही फॉर्मूला है, और इसको कांस्टेंट वैल्यू के साथ भी बताऊंगी। स्क्रीनशॉट निकाल के इसको कॉपी कर लो। तो IRMS इज इक्वल टू I0 डिवाइड बाय रूट 2, ये फॉर्मूला हमें मिला। अगर 1/√2 हमने कैलकुलेट किया तो आपको मिलता है 0 कांस्टेंट वैल्यू है वो 707 इंटू I0। ओके, सिमिलरली अगर ये IRMS है, अगर आपको ERMS निकालना है, रूट मीन स्क्वायर ऑफ EMF मतलब ERMS इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा E0 डिवाइड बाय रूट 2, दैट इज इक्वल टू 0.707 इंटू E0। ये हमें मिलेगा रूट मीन स्क्वायर ऑफ EMF, रूट मीन स्क्वायर ऑफ करंट। ओके, दोनों भी फॉर्मूले यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो देखो 3 फॉर्मूले अभी तक हमने स्टडी किए। एक एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, दैट इज 2I0 डिवाइड बाय पाई, और वैल्यू के साथ लिखा हमने वो कितना था, दैट इज 0.637 I0। ओके, तो ये तीनों फॉर्मूले, ये एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल, दिस इज EMF रूट मीन स्क्वायर EMF, दिस इज रूट मीन स्क्वायर करंट। सो ये तीनों फॉर्मूले आप लोग याद रखेंगे। अभी बाकी रहा बस हीट का, तो हीट का फॉर्मूला भी हमें यहाँ पे स्टडी करना ही होगा, बिकॉज इट इज को रिलेटेड विद द हीट। रूट मीन स्क्वायर हम लोग हीट्स का यूज करके ही निकालते हैं बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ना। नेक्स्ट टॉपिक देखो बच्चों, हीट प्रोड्यूस्ड ओवर अ कंप्लीट साइकिल। अब जो मैंने रूट मीन स्क्वायर आपको बताया, तो उसी से रिलेटेड हम लोग अभी निकालेंगे हीट कितनी प्रोड्यूस्ड हो रही है और उसका फॉर्मूला क्या आएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग कंप्लीट साइकिल ले रहे हैं, मतलब टाइम कहाँ से कहाँ रहेगा, टाइम 0 से लेके t तक रहेगा, राइट ना। तो यहाँ पे भी टाइम हम कंप्लीट साइकिल के लिए 0 to t ही लेंगे। और हीट का फॉर्मूला आपको पता है, हीट प्रोड्यूस कितनी होती है, H इज इक्वल टू क्या होता है, I²RT। तो हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, छोटे से टाइम के लिए इंटीग्रेशन हमें लेना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन क्या आएगा फिर इसका, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू I²R, और छोटे से टाइम का मतलब यहाँ dt आएगा। तो यहाँ R जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। तो इंटीग्रेशन टाइम लिख लेते हैं 0 to t। तो H इज इक्वल टू देखो क्या है, इंटीग्रेशन, यहाँ R कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आएगा,
0 to t, और इंटीग्रेशन बस आई स्क्वायर डी टी का ही इंटीग्रेशन हमें मिलेगा। आई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, इसके पहले हमने देखा है। आई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आई जीरो स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आई इज इक्वल टू आई जीरो स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो इसकी जगह पे हम लोग ये फॉर्मूला पुट करेंगे। तो इसकी जगह पे ये फॉर्मूला पुट करो तो हमें क्या मिलेगा, इसको हम आरएमएस वैल्यू के फॉर्म में लिखने वाले हैं। तो कैसे देखो लिखना है, 0 टू टी, ये आई स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे आई जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। अब यहाँ पे इसको मुझे आरएमएस का फॉर्मूला बनाना है। तो आरएमएस का फॉर्मूला क्या था, आपको अगर याद होगा तो देखो स्टार्टिंग में हमने आरएमएस का फॉर्मूला लिखा था, मतलब एवरेज वैल्यू का। वो क्या था, आई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 टू टी आई जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ये फॉर्मूले से ही हमने लिखा था ना, इंटीग्रेशन डी टी, ऐसा फॉर्मूला था, राइट ना। तो यहाँ पे किसकी कमी है, इस इंटीग्रेशन डी टी की कमी है। देखो तो मुझे ये इंटीग्रेशन डी टी लाना है, क्योंकि मुझे इसकी जगह पे आई स्क्वायर ये फॉर्मूला लिखना है। तो इंटीग्रेशन ये डी टी कैसे लाएंगे हम लोग, हम क्या करेंगे, यहाँ टी से डिवाइड करेंगे एंड टी से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो डिवाइड करने किया हुआ जो टर्म है, इसको आर टी ही लिखो, ये टी को अंदर इसको डिवाइड कर दो। 0 टू टी एज इट इज रहेगा आई जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी डिवाइड बाय इस टी की जगह पे, जैसे हम लोग इंटीग्रेशन डी टी को हम लोग टी लिखते थे, वैसे इस टी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। मतलब 0 टू टी को हम लोग टी लेते थे, तो इस टी की जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, ये टी की जगह पे ये फॉर्मूला लिखा, और ये यहाँ से लिखने के बजाय मैंने इधर लिखा। तो अब देखो ये पूरा फॉर्मूला आ गया आपका, ये देखो ये पूरा फॉर्मूला आ गया। तो इसकी जगह पे आप लोग आई स्क्वायर पुट कर सकते हैं, राइट ना। तो मैं लिखती हूँ h इज इक्वल टू, इसको पहले रफ कर लेते हैं, इधर लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखो, आपकी बुक में शॉर्टकट दिया है बहुत। तो h इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखो आर टी एज इट इज रहेगा, और ये पूरे फॉर्मूले की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, दैट इज आई जीरो स्क्वायर पुट करेंगे, राइट। यहाँ टू क्या है, सॉरी ये टी क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाय टी। तो टी इज इक्वल टू क्या रहेगा, 2 पाई बाय ओमेगा। तो एच का फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा, दैट इज आर एज इट इज रहेगा, टी की जगह पे हम लिखेंगे 2 पाई बाय ओमेगा, और इसकी जगह पे हम लिखेंगे आई जीरो स्क्वायर। तो हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा, देखो h इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइड बाय ओमेगा इंटू आई जीरो स्क्वायर। अब आई जीरो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, हमने वो फॉर्मूला डिराइव किया था स्क्वायर वैल्यू का, दैट इज इक्वल टू आई जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू आई जीरो स्क्वायर डिवाइड बाय 2, राइट। तो इसकी जगह पे हम लोग ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। तो h इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 2 पाई आर डिवाइड बाय ओमेगा इंटू आई जीरो स्क्वायर डिवाइड बाय 2। देखो बच्चों, अभी इसको हमें आरएमएस के फॉर्म में लिखना है, आरएमएस वैल्यू के फॉर्म में लिखना है। तो हमें पता है आई आरएमएस का फॉर्मूला हम लोगों ने स्टडी किया, क्या था, आई आरएमएस इज इक्वल टू आई जीरो डिवाइड बाय √2, ये फॉर्मूला था, राइट ना। तो देखो आई आरएमएस इज इक्वल टू आई जीरो, बट क्या चाहिए हमें, आई जीरो स्क्वायर डिवाइड बाय 2 चाहिए। अगर स्क्वेयरिंग किया बोथ साइड, यहाँ पे मैंने स्क्वायर किया तो यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा, और ये क्या मिलेगा, आई जीरो स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये क्या मिला, आई आर एम एस का स्क्वायर। तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं आई आर एम एस का स्क्वायर। तो ये हमें मिलेगा 2 पाई आर डिवाइड बाय ओमेगा इंटू, इसकी जगह पे लिखो आई आर एम एस स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पे इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करके लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो आपके बुक में जो आंसर दिया है उसको मैं वैसे लिखती हूँ। कैसे, h इज इक्वल टू पहले r लिखो इंटू आई आर एम एस का स्क्वायर लिखो इंटू 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये हमें मिला हीट। ओके, ऐसे हम लोग इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो हीट प्रोड्यूस जो है वो अगर पूछा तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछा तो ये फॉर्मूला आप लोग यूज़ करोगे।
टोटल 4 फॉर्मूलेज हमने यहाँ पे स्टडी किए। देखो कौन से वापस मैं बताती हूँ आपको। ये पूरा टॉपिक यहाँ पे कॉपी कर लो, अच्छे से कॉपी करो, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप उन्होंने डायरेक्टली फॉर्मूले पुट किया, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसीलिए सभी फॉर्मूलेज को स्टेप बाय स्टेप कॉपी करो। तो बच्चों सबसे पहले देखा हमने एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, 2I0 डिवाइड बाय पाई, उसी को हमने लिखा 0.637I0, ठीक है। उसके बाद हमने देखा RMS वैल्यू, IRMS इज इक्वल टू I0 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, राइट ना, ओनली I0 डिवाइड बाय 2, उसी को हम लोग लिख सकते हैं 0.707I0, ओके। उसके बाद हमने थर्ड फॉर्मूला देखा हीट का, जो अभी मैंने आपको निकाल के दिया, H इज इक्वल टू R इंटू IRMS उसका स्क्वायर इंटू 2 पाई ओमेगा, ओके। ये 3 वैल्यूज हमने लिखी, एवरेज वैल्यू, RMS वैल्यू एंड हीट। तो ये तीनों फॉर्मूलेज आप लोग लर्न करके रखो। इसी के ऊपर अभी हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहला न्यूमेरिकल देखो, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर, आपके एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है, स्टार्ट किया है। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50 हर्ट्ज अल्टरनेटिंग करंट टू चेंज इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 टू द RMS वैल्यू। तो देखो क्या दिया है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। देखो मतलब चेंज करंट फ्रॉम इट्स वैल्यू टू द RMS वैल्यू, चेंज करने के लिए 0 टू RMS वैल्यू चेंज करने के लिए हमें क्या निकालना है, क्या टाइम निकालना है, t। तो सबसे पहले गिवन जो दिया है वो लिख लो, गिवन सिंपल है। देखो f दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज, देन IRMS दिया है I0 डिवाइड बाय √2, ओके। एंड हमें फाइंड करना है, टू फाइंड टाइम, t फाइंड करना है। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, वही फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा, सबसे पहले हमने देखा था फॉर्मूला I इज इक्वल टू I0 इंटू साइन ओमेगा t। यहाँ पे हमें t निकालना है। तो देखो बच्चों यहाँ पे ओमेगा का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 2 पाई बाय टी, एंड 1/t, 2 पाई इंटू 1/t का फॉर्मूला होता है 2 पाई f, ओके। तो ये ओमेगा की जगह पे हम लोग 2 पाई f पुट कर देंगे। I इज इक्वल टू आएगा I0 इंटू साइन 2 पाई f इंटू टी। तो यहाँ पे सभी वैल्यूज पुट करो, क्या मिलता है देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 2 पाई एज इट इज रखो, f की जगह पे जो उसकी फ्रीक्वेंसी दी है 50, इसको हमने इस फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि हमें f दिया था, ओमेगा नहीं दिया था। तो यहाँ f की जगह पे 50 पुट करो, तो हमें क्या मिलेगा देखो। और ये I0 को चाहे तो इधर शिफ्ट कर दो, तो ये क्या मिलेगा, एक काम करते हैं, IRMS दिया है ना, IRMS की जगह पे I0 डिवाइड बाय √2 लिखो, ताकि ये I0 कैंसिल होगा, क्योंकि ये IRMS की ही वैल्यू है। तो ये क्या है, I0 डिवाइड बाय √2 इज इक्वल टू I0 इंटू साइन, ये क्या होगा 2 पाई, और f की जगह पे लिखो 50 इंटू टाइम, कितना टाइम ही निकालना है, t एज इट इज, ओके। तो अब देखो ये I0 एंड ये I0 दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/√2 इज इक्वल टू साइन 50 इंटू 2 इज 100 पाई इंटू टी। तो 1/√2 किसकी वैल्यू है, साइन 45 की। साइन 45 को हम रेडियन में लिखेंगे पाई बाय 4, तो 1/√2 की जगह पे लिखो साइन पाई बाय 4 इज इक्वल टू साइन 100 पाई इंटू टी। तो ये साइन पाई बाय 4 एंड 100 पाई टी दोनों इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पाई बाय 4 इज इक्वल टू 100 पाई इंटू टी। तो इस साइड का पाई कैंसिल होगा, और यहाँ पे 100 अगर इस साइड शिफ्ट किया, टी निकालना है ना हमें, तो हम क्या लिखेंगे, टी इज इक्वल टू ये 1/4 एज इट इज रहेगा, और ये जो 100 है इस साइड आके मल्टीप्लाई होगा, तो t इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 1/400। 1/400 की वैल्यू क्या मिलेगी, 0.25, राइट, इंटू 10⁻²। मतलब कैसे किया देखो,
इज इक्वल टू 1/4 इंटू 10⁻² लिखो, एंड 1/4 की वैल्यू क्या आएगी 0.25, एंड ये 10⁻² ऊपर जाके क्या बनेगा 10⁻² बनेगा। ऐसे हम लोग टाइम निकालेंगे। तो टाइम की वैल्यू क्या मिली हमें 0.25 सेकेंड, 10⁻² सेकेंड। ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो क्या क्या सबसे पहले समझ में आया, RMS। ये अगर आपको दिया भी नहीं, ये RMS वैल्यू ही होता है जो हम लोग मेजर करते हैं मल्टीमीटर। जो भी करंट यहाँ पे मेजर किया जाता है वो सब RMS वैल्यू है, याद रखो। अपने घर में हो, घर में अगर वोल्टेज मेजर कर रहे, EMF मेजर कर रहे, करंट मेजर, वो सभी RMS वैल्यू होती है। तो यहाँ पे दिया भी नहीं है फिर भी हम लिखेंगे RMS वैल्यू है। I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी किया, ओमेगा की जगह पे 2πt और 2πf लिखा क्योंकि हमें f दिया था। तो f की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट की, I की जगह पे हमने I0 डिवाइड बाई √2 लिखा। तो ये I0 कैंसिल हुआ, साइन 2π इंटू एफ की जगह पे 50 इंटू टी किया, 1/√2 इज इक्वल टू साइन 50 इंटू 2π दैट इज 100π इंटू टी किया। तो साइन π/4, ये 1/2 की √2 की जगह पे उसका एंगल पुट किया दैट इज साइन π/4 दैट इज इक्वल टू साइन 100πt है। इसका मतलब π/4 इज इक्वल टू 100πt आएगा। सो t इज इक्वल टू 1/4, ये 100 इस साइड आके मल्टीप्लाई होगा, 1/400 का आंसर आता है 0.25 इंटू 10⁻²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, आपके एक्सरसाइज का ही है। इफ द इफेक्टिव करंट इन अ 50 साइकिल AC सर्किट इज 5 एम्पियर, what is the peak value of current, what is the current 1 divided by 600 second after if it was 0। मतलब देखो आपको टाइम दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है एंड करंट दिया है। करंट कौन सा दिया है, RMS करंट ही दिया है। तो आपको ये सभी वैल्यूज दी है और आपको क्या निकालना है, पिक वैल्यू मतलब I0 निकालना है एंड इंस्टेंटेनियस करंट मतलब I निकालना है। तो देखो गिवन पहले लिखो, गिवन F कितना दिया है 50 हर्ट्ज, I RMS दिया है, चाहे वो करंट दिया है वहां पे लिखा भी नहीं होगा कौन सा है तो आप डायरेक्टली RMS लिखोगे, एंड टाइम दिया है 1/600 सेकेंड। आपको क्या निकालना है, सबसे पहले तो आपको पिक वैल्यू निकालनी है। पिक वैल्यू क्या होती है I0, दूसरा इंस्टेंटेनियस करंट मतलब I, बस I। तो फॉर्मूला देखो कौन सा यूज करोगे, पिक वैल्यू के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, I RMS का ही। I RMS क्या होता है, I RMS इज इक्वल टू I0 डिवाइड बाय √2। तो यहाँ I0 निकालना है तो I0 इज इक्वल टू क्या आएगा √2 इंटू I RMS, सो दैट इज इक्वल टू √2 का वैल्यू क्या होता है 1.414 इंटू I RMS दिया है 5, दोनों का मल्टीप्लाई करो I0 मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 7.07 एम्पियर। ये मिला आपको पिक वैल्यू। दूसरा हम लोग निकालेंगे I के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, I इज इक्वल टू I0 इंटू साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू I0 क्या है, पिक वैल्यू अभी निकाला 7.07 इंटू साइन ओमेगा टी क्या लिखेंगे 2πf इंटू टी। सो I इज इक्वल टू 7.07 इंटू साइन 2π इंटू f 50 इंटू टी। टी कितना दिया है 1/600। सो I इज इक्वल टू 7.07 इंटू साइन, ये होगा 100π इंटू 1/600। ये 0 कैंसल, ये 0 कैंसल, π/6 आएगा। I इज इक्वल टू 7.07 साइन π/6 मतलब साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 1/2 इज इक्वल टू 7.07 इंटू 1/2 मतलब 0.5। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो आपको मिलेगा 3.535 एम्पियर। ये हमें मिला इंस्टेंटेनियस करंट। ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। वैसे 2 न्यूमेरिकल थे आपके एक्सरसाइज में, वो दोनों भी न्यूमेरिकल मैंने लिए हैं। और ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे से करो, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा क्रिटिकल है, मैथ्स बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड है। अगर नहीं समझ में आता तो ज़रूर मुझे पूछो, लेकिन इसको ऑप्शन में मत रखो, ठीक है। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं बच्चों, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।